मैं जिक्र कर रहा था नवाब आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया वो इमामबाड़ा जिसकी तामीर 16 से 17वीं शताब्दी के मध्य में की गई। इसके पीछे के कारण मैंने आपको बताए थे कि अकाल यानी कहत साली का वो दौर था जब लोग भुखमरी के कगार पर थे। उन्हें रोजगार देने के लिए, उनकी भुखमरी को मिटाने के लिए इस इमामबाड़े की तामीर। अब हम इस इमामबाड़े के उस दरमियानी गेट के अंदर आ गए हैं। सामने एक आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये दूसरा गेट है इमामबाड़े का। और हमारे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं भूल भुलैया, ये वो भूल भुलैया है। कहते हैं इसके अंदर अगर कोई बिना जानकारी लिए चला जाता है तो उसका बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए गाइड लेना पड़ता है कि अगर उसे भूल भुलैया घूमनी है तो उसे गाइड लेना पड़ेगा। सयाह यहाँ पर सारी दुनिया से आते हैं इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। इसकी जो नक्काशी है, जो मुगलिया काल में जिस तरह का इसमें कारीगरी की गई है, उसे देखने और जानने के लिए यहाँ पर रोज लोग आया करते हैं। हालांकि एक साल लॉकडाउन के पीरियड में इस इमारत से लोग दूर रहे, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है वैसे वैसे लोगों का एक बार फिर इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए आना शुरू हो गया है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये भूल भुलैया का है रास्ता और यहीं पर एक बावली है। बावली कहते हैं एक कुआं ऐसा है जिसका रास्ता मटिया बुर्ज तक यानी कलकत्ता के मटिया बुर्ज तक ये रास्ता गया था। एक तरह की सुरंग है। जब रसद या फिर फौजी जो शस्त्र लाए जाते थे तो इसी सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था जो कलकत्ता के मटिया बुर्ज के दहाने पे निकली है। लेकिन अब इस बावली को बंद कर दिया गया है। फिलहाल भूल भुलैया को देखने के लिए लोग आते हैं। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इमामबाड़े के उस मुख्य द्वार पर जहां से लोग प्रवेश करते हैं और इमामबाड़े की उस खूबसूरती को निहारते हैं, फोटो भी लेते हैं, सेल्फी भी लेते हैं और एक टक निहारा करते हैं, क्योंकि दुनिया की तमाम खूबसूरत इमारतों में से ये एक ऐसी इमारत है जिसे नवाब आसफुद्दौला ने बनाया था। और इसमें जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, मैंने बताया कि लोहा लकड़ी का इस्तेमाल इस इमारत में नहीं किया गया। अब चलते हैं हम इसके मुख्य द्वार के अंदर और वहाँ का हाल आपको बताते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनिल मिश्रा, ये भी जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा लखनऊ की इस खूबसूरत इमारत आसफ़ी इमामबाड़े के बारे में। अनिल जी, हमारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको कि जिस इमारत को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं उसकी कदर लखनऊ वाले कम करते हैं? लखनऊ की इमारत ये सबसे सहमत है और इसमें इतनी अच्छी खासियत रास्ते गुफाएं बनी हैं कि लोग जान नहीं सकते कि यहाँ का रास्ता दिल्ली तक की गया है। इसके अंदर इतनी गुफाएं और जो बाहरी पुराने ज़मानों में असलाए आते थे इस गुफा के अंदर से सप्लाई होती थी। ये जो सामने बावली बनी है इस पे एक सुरंग है, ये कलकत्ता के मटिया बुर्ज तक जाती है, जिससे पहले किसी ज़माने में रसद और शस्त्र लाने का काम किया जाता था। तो इसकी नक्काशी के बारे में और इसकी कारीगरी के बारे में कुछ बताएं। कारीगर के बारे में मैं इतने नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि ये कारीगरी बहुत ही ख़ास लोगों ने बनाई है। निश्चित रूप से दुनिया की बेहतरीन नक्काशी अगर देखना है तो लखनऊ आना पड़ेगा। रेजिडेंसी हो या फिर दिलकुशा गार्डन या फिर छोटा इमामबाड़ा या घंटा घर या फिर आसफ़ी इमामबाड़ा, ये ऐसी इमारतें दुनिया में कुछ गिनी चुनी इमारतें हैं जिनको देखने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनको जानने के लिए, उस आर्किटेक्चर को जानने के लिए लोग यहाँ पर बरबस उनके कदम बढ़ जाते हैं। दूरियाँ जितनी भी हो, फासले जितने भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल में जज्बा इमारत को निहारना, बस यही दो मकसद होते हैं लखनऊ लोगों का आने में। कहते हैं कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई एक जगह है तो वो आगरा और आगरा का ताजमहल, जहाँ पर प्यार करने वाले अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जाया करते हैं। लेकिन दिलों को दिमाग से जोड़ने की इमारतें भी हिंदुस्तान में बहुत सारी हैं और उन्हीं इमारतों में लखनऊ का ये आसफ़ी इमामबाड़ा, जहाँ पर तारीख़ के कई ऐसे अवराक़ दफन हैं जिसे पढ़ने, जिसे समझने के लिए सारी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं और इसकी बारे में जानने की भी तमाम जस्तजू करते हैं, कोशिश करते हैं। और ऐसा कोई लम्हा नहीं जाता जब कोई शख्स अगर लखनऊ आए और इस इमारत को ना निहारे। जिस तरह से आगरा जाते हैं मोहब्बत की खूबसूरत प्रतीक कही जाने वाली वो इमारत यानी ताजमहल देखने के लिए, और ठीक उसी तरह से इतिहास और तारीख़ के पन्नों को खंगालने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे देशों से लोग यहाँ पर आते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसको निहारते हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप लोगों से बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? देवेंद्र गोयल। गोयल साहब, ये बताइए कि ये एक इमारत है जिसकी
जो निर्माण हुआ था 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। यहाँ आपका आने का उद्देश्य क्या होता है? देश है कि एक तो बढ़िया आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और यहाँ पे शांति मिलती है, और ये बताता है कल्चर के बारे में, लखनऊ के कल्चर के बारे में, जो उसका असली कल्चर है। ये बड़ी अच्छी जगह, यहाँ पे आना चाहिए लोगों को, मेरे को लगता है। जैसा कि देखा गया कि लॉकडाउन लगा और 1 साल तक ये तमाम इमारतों को और तमाम ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो है हिस्टोरिकल उनको बंद कर दिया गया कि लेकिन अभी भी सेकेंड स्ट्रेन कहते हैं कोरोना की फिर से शुरू हो गई है। लोग आ तो रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, प्रिकॉशंस भी रखे जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि हिंदुस्तान में एक बार फिर से जो सेकेंड स्ट्रेन बताई जा रही है, अखबारों की हेडलाइन बन रही है और न्यूज़ चैनल में वो फ्लैशबैक पे आ रही है? नहीं, देखिए, मेरे को प्रिकॉशन से सबको लेने चाहिए। देश का सवाल है और देश की इकोनॉमी का सवाल है, और अगर नुकसान होता है या जनता का नुकसान, तो सीधे सीधे उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो सुरक्षा लेना तो बहुत ही ज़रूरी है, और जो ले रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ या जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, बिल्कुल सही है वो। आप कहाँ से? मैं हूँ, हम तो दिल्ली से हैं, हम यहाँ घूमने आए हैं। चलिए, दिल्ली में भी काफ़ी रहा हूँ। 4 से 5 साल दिल्ली का मेरा रहा है, स्टे वहाँ पर रहा है। तो लखनऊ में इमामबाड़े के अलावा ऐसी और कौन सी इमारतें हैं जो आप देखना चाहते हैं? देखिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी देखूँ, तो अभी इतना वक्त नहीं है और कोरोना का भी टाइम है, तो मेरे ख्याल से हमारी कंट्री या जो भी गवर्नमेंट को कोरोना पे पहले फोकस करना चाहिए। वो सही हो जाएगा तो बाकी चीज़ अपने आप सही हो जाएगी। आखिरी सवाल, जब हम आगरा के ताजमहल को देखने जाते हैं, जो मोहब्बत की एक खूबसूरत इमारत है, और इसी तरह से इमामबाड़ा जब हम देखने आते हैं, तो ताजमहल और इमामबाड़े में फ़र्क क्या है और नज़रिया क्या है? देखिए, दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ से जुड़ी है, दोनों में नज़ाकत है। वो मोहब्बत से जुड़ा है और ये वाला जो है आपकी नफासत से नफासत से जुड़ा है, तो ये फ़र्क है। लेकिन दोनों का पर्पज़ एक ही, आप आइए, अच्छा लगेगा आपको, दोनों जगह जाना चाहिए। और वो ताजमहल तो पूरे हमारे इंडिया का मैं कहूँगा एक सिंबल है, और बहुत अच्छा उससे इंडियन गवर्नमेंट को फ़ायदा भी होता है, और मैं चाहता हूँ इसकी पॉपुलरिटी बढ़े, ताकि इससे भी थोड़ा और रेवेन्यू जनरेट हो, तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है दोनों। चलिए गोयल साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगरा की जो इमारत है वो मोहब्बत की प्रतीक है, और जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि मोहब्बत की खूबसूरत इमारत को देखने के लिए लोग आगरा जाते हैं, लेकिन दिल और दिमाग का कनेक्शन अगर किसी को मिलना होता है तो लखनऊ के ज़रूर आना होता है, और लखनऊ आकर आसफ़ी इमामबाड़े को देखना, निहारना और उसकी तारीख़ के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ हमारी जर्नलिस्ट साथी दिव्या जी भी मौजूद है, और ये दिल्ली से आई है यहाँ पर इस इमामबाड़े की खूबसूरती को निहारने के लिए। हम उनसे बात करेंगे। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। क्या कुछ पाया आपने लखनऊ में आकर और इस इमारत को देखकर? लखनऊ, जैसा कि हम जानते हैं, नवाबों का शहर है। इस शहर की खूबसूरती जितनी भी बयां करो उतना कम है। अपने आप में ये शहर बहुत ही ख़ास है, यहाँ की हर चीज़ ख़ास है, और इमामबाड़ा भूल भुलैया तो हर कोई आना चाहता है, बिकॉज इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन, जो मतलब बोलते हैं ना, आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे खूबसूरत उदाहरण है। जैसा कि ये देखा गया है कि काफ़ी दशकों से मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी अरसा हो गया कवर करते हुए दिल्ली का लाल किला भी, और मेहरौली में कुतुब मीनार और तमाम ऐसी इमारतों को कवर किया है। सरकारें जो हैं वो इन खूबसूरत धरोहरों को संभाल नहीं पा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी संभालना चाहिए, बिकॉज ये हमारी शान है, ये लखनऊ की शान है। रैदर लखनऊ को अगर जाना जाता है इन्हीं खूबसूरतियों की वजह से जाना जाता है, और सरकार को अपने चीज़ों, अपने धरोहरों को संभालने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है उनकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़े, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए उन्हें। जैसा कि कहा जाता है कि अगर कोई एक शख्स ऐसा है जो बिगड़ा हुआ है और अगर उसे संभलना या सुधरना होता है तो लोग कहते हैं लखनऊ चले जाओ, क्योंकि लखनऊ तहजीब, अदब और कल्चर और संस्कृति का एक ऐसा शहर है, ऐसी चाशनी यहाँ पर है और ऐसी हवाएं बहती हैं। इन हवाओं को अगर कोई छू कर गुजर जाए तो वो भी एक जेंटल पर्सन हो जाता है। क्या कहना है आपका? मैं तो ये समझती हूँ, बिकॉज मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट शहर है ये, बिकॉज यहाँ बोलते हैं कि तहजीब के साथ लोग हॉस्पिटैलिटी भी इतनी प्यारी देते हैं कि इस शहर से जो भी निकल के जाएगा, घूम के जाएगा, उससे ये चीज़ ज़िंदगी भर याद रहेगी। और सच में तहजीबों का शहर है। आखिर में आज होली का पर्व भी है और शब बारात भी है। कहते हैं शब बारात एक ऐसा पर्व है जब हमारे जो पुरखे जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, चले गए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं। और होली का भी एक ऐसा पर्व है। हिरण्यकश्यप के बारे में कहा गया है कि होलिका उनको लेकर गोद में होली बैठ गई थी, और जब होली जलाई गई तो उनको आज छू भी नहीं पाई थी। एक ऐसा पर्व है, एक इंसानियत का ऐसा पर्व है। लेकिन आज दोनों पर्व एक साथ पड़ रहे हैं।
पहला तो मैसेज आप लोगों को, हमारे दर्शकों को देंगी इस पर होली का जो एक मैसेज और शुभकामनाएं शब बारात की, लेकिन कोरोना का जो एक ये पैनिक क्रिएट हो रहा है, एक हर दिन अखबारों की सुर्खियां और न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस बन रहा है, क्या मानती हैं आप, क्या सच में कोरोना है? कोरोना तो है, लोगों को एहतियात भी बरतनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि खुशियाँ मनाना छोड़ दें। खुशियाँ मनाना भी ज़रूरी है लाइफ के लिए, लाइफ में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, बट एहतियात के साथ। एक सवाल बार बार, मैंने बहुत अभी कई स्टोरीज ऐसी की हैं, सवाल बार बार जहन में हमारे भी आता है और लोगों के भी आता है, लोग पूछते भी हैं कि हिंदुस्तान की 137 करोड़ जनता है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। एक चरण हो गया है पश्चिम बंगाल में और भीड़ जो है, जो एक तरह से लाखों की भीड़ जनसभाओं में दिखाई दे रही है, तो लोग कहते हैं क्या कोरोना सिर्फ 24 राज्यों में है, बाकी 5 राज्यों में नहीं? कोरोना वैसे तो हर जगह है, बट इसे एग्जैजरेट किया जा रहा है। उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका काम ही होता है मुद्दे बनाना। तो कोरोना उनके लिए बहुत अच्छा मुद्दा बन गया है ताकि उसके थ्रू उन्हें वोट मिले। वो समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, पर जनता बेवकूफ़ है नहीं। जनता को भी पता है, जनता बहुत स्मार्ट हो गई है डिजिटल एरा की वजह से। जनता को भी पता है कौन सही उनका हकदार है और कौन सही इंसान है जिसे की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जब सैयाब है कोतवाल तो अब डर काहे का। एक तरफ तो कोरोना है तो दूसरी तरफ चुनाव का रोना है। 5 राज्यों में चुनाव, लोगों की भीड़, लाखों की भीड़। उस बीच में हम उस खूबसूरत इमारत के सामने खड़े हैं और हमारे सामने एक खूबसूरत लेडी दिव्या भी खड़ी है, उनसे फिर हम जुड़ते हैं। सर, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, लोगों को होली की शुभकामनाएं और शब बारात के लिए जो मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे हर धर्म का सम्मान किया जाता है और हर धर्म मतलब अनेकता में भी एकता है, ये हमारे हिंदुस्तान की खासियत है। एंड यहाँ पे हर धर्म को सम्मान देना चाहिए। पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी बनती है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ना अपनाए जो अंग्रेज अपना कर गए हैं। बिल्कुल, बहुत उम्दा बात कही दिव्या जी ने। नाजरीन, टुडे प्रेस इंडिया की तरफ से प्रदेशवासियों को और हमारे खास तौर पर दर्शकों को होली, शब बारात और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, घरों के अंदर रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि राजनीति से चिराग का जिन जैसे निकलता है, कोरोना के जिन बाहर आ चुका है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर अगले किसी स्टोरी पर आपसे रूबरू होंगे, फिर बातें होंगी इतिहास की, फिर बातें होंगी भूगोल की। फिलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखें। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाज़त। आदाब, नमस्कार, शब खैर।